वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हिस्ट्री माई क्लास 8th एमर्स। आज अपन हिस्ट्री चैप्टर 1, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें क्या बताया जाएगा, सारी बातों को समझेंगे। बट द वे इन विच वी विल स्टडी दिस चैप्टर इज़ क्वाइट डिफरेंट। इन द प्रीवियस लेक्चर्स I have provided you the explanation of whole chapter, but in this class I will try to explain the chapter line by line. इसमें मैं करूँगा क्या, पहले सारे लाइन्स को आपके साथ ही रीड करूँगा. In the meantime, while I am reading the lines of the book, you also have to repeat that words. In this way आपको वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पता चलेंगे, प्लस मैं लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करूँगा तो आप ये भी सीखोगे कैसे खुद से पढ़ के चीज़ें समझ सकते हैं. बिकॉज इन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से डैट the biggest weapon which a student can have of your age is the weapon of comprehending by themselves. जो सबसे मजबूत हथियार आप अभी डेवलप कर सकते हो, एक औजार आप डेवलप कर सकते हो, वो ये है कि आप खुद से पढ़ के अगर चीज़ों को समझना सीख गए. इफ़ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बाय रीडिंग इटसेल्फ, देन यू आर अहेड ऑफ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ योर एज. आप कई बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स में होता है. और मैं आज कोशिश करूँगा आपको उसी टैलेंट को डेवलप करने में थोड़ी हेल्प करूँगा. मैं चैप्टर को आपके साथ रीड करूँगा, आपको भी मेरे साथ रीड करना है. प्लस वाइल रीडिंग आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन लाइक व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या से हम लोग पढ़ रहे हैं. तो ये सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं लाइन बाई लाइन रीड कर रहा हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स. सो बी पेशेंट विद द लेक्चर, ट्राई टू कम्प्लीट इट इन 1 go और 2 go. इतना बड़ा चैप्टर बाय द वे ये है नहीं, तो आप 1-2 बार में तो इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके तो आराम से समझ सकते हो. ओके, सो विद दिस लेट्स बिगिन द चैप्टर. आप लोग को मैंने ओवरव्यू तो दे दिया है किस तरह आज मैं क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूँ. सो लगे रहना मेरे साथ. नाउ लेट्स बिगिन द लेक्चर. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, वो कैसे ऑथर चैप्टर को लेके जाएगा, कैसे मेंशन किया. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 250 years फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 250 years from the death of Aurangzeb. Let me select a highlighter first. It would be better to explain that. Okay, 1707. This is an important date. You have to remember that death of Aurangzeb occurred on 1707. Okay, so approximately 250 years from Aurangzeb's death to 1947 is taken as the modern period. मतलब जो modern period हमारे हिस्ट्री का है उसको कहाँ कितना कंसिडर किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक का. तो द टाइम व्हेन औरंगजेब डाइड, जिस डेट में मतलब 1707 में 1707 इस साल औरंगजेब की डेथ होती है, इससे लेकर 1947 द ईयर इन विच आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, इसी साल हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी. तो ये जो टाइम पीरियड है इस 1707 से 1947 तक का, इसको हमारे हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड कहा जाता है. एंड लेट मी मेंशन दिस वेरी क्लियरली कि इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है. ये तो हमने एक कंसिडरेशन में ले लिया कि इसकी डेथ से लेके आज़ादी तक का टाइम मॉडर्न पीरियड है. इन सम बुक्स इट डिफर्स ऑल्सो. ओके, तो ये आप एक तरह से ओवरव्यू टाइप का डेट ले सकते हो. प्लस आपको ये मालूम ही होगा, लास्ट क्लासेस में भी मैंने बताया है कि हिस्ट्री हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं अपने स्कूल सिलेबस में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है उसको. इंडियन हिस्ट्री एक होती है एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, जिसमें हम लोग पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मौर्यन एम्पायर, ये महाजनपद, जनपद, एंड देन वी स्टडीड अबाउट अशोक, देन गुप्त एम्पायर. ये सारी चीज़ें जिसमें हम लोग पढ़े थे वो एंशिएंट हिस्ट्री है. आफ्टर दैट इन क्लास 7th यू हैव स्टडीड द मेडिएवल हिस्ट्री. मेडिएवल हिस्ट्री मीन्स तो इन दोनों के बीच की जो आती है. ओके, इन मेडिएवल हिस्ट्री आपने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा. स्टार्टिंग में राजपूत से स्टार्ट किया था अपन ने, फिर दिल्ली सल्तनत पे गए अपन, फिर मुगल सल्तनत पे गए. इस तरह करते करते हमने एंड किया था. और जब औरंगजेब की डेथ होती है वहाँ से लेके 1947 तक ये टाइम है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे. इस तरह से सेग्रीगेशन किया गया, 6th में एंशिएंट, 7th में मेडिएवल, 8th में मॉडर्न. तो इस तरह से अपन पढ़ते हैं. और 9th में जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा. आपका चैप्टर 1 ही आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है. उसके बाद आप सोशलिज्म इन रशिया पढ़ोगे, मतलब रशिया, फ्रांस, इन सब कंट्रीज़ के बारे में क्लास 9th में आपको कवर किया जाएगा. ओके, दैन मूविंग ऑन टू द चैप्टर, वी शैल study the changes. We shall study the change of event during this period in this book. We have read the history of ancient and medieval period. आपने ancient और medieval period की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं आप लोग. कब? ancient पढ़ा 6 में और medieval पढ़ा 7th में.
हाउ एवर द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप इज़ टेकन फ्रॉम 16th सेंचुरी। मैंने बताया ना कि जो मॉडर्न पीरियड होता है वो डिफ़र करता है, कोई कहता है यहाँ स्टार्ट हो, कोई कहता है यहाँ स्टार्ट हो, किसी कंट्री के लिए किसी टाइम फ्रेम में स्टार्ट हुआ होगा, किसी और कंट्री के लिए कोई और टाइम फ्रेम में स्टार्ट हुआ होगा। सेम इन डैट वे जो यूरोप था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसमें मॉडर्न पीरियड की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो बिगिनिंग हुई थी, वो कब हुई थी? 16th सेंचुरी में। ये एक और इंपॉर्टेंट डेट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। सो मॉडर्न पीरियड इन यूरोप इज़ टेकन फ्रॉम 16th सेंचुरी, और डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके 1947 क्या है? मॉडर्न पीरियड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दस द टाइम फ्रेम ऑफ द डिवीज़न ऑफ 3 पीरियड इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर द होल वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है कि जो टाइम फ्रेम ऑफ डिवीज़न है, जो ये 3 पीरियड्स थे, कौन से? एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, जो ये 3 पीरियड का डिवीज़न है, ये यूनिफॉर्म नहीं है सारे कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अलग अलग है। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म मीनिंग मतलब यूनिफॉर्म मीन्स सेम। अगर कोई चीज़ सेम है हर जगह पे तो वो यूनिफॉर्म है। ओके, जैसे अब जब आप शुगर को एक वाटर में डिज़ोल्व करते हो और चीनी को पानी में डालने के बाद उसको चलाते हो, उसके बाद आप देखते होगे कि जो चीनी होता है वो पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक चम्मच उठाया तो कम, एक जगह कम मीठा लग रहा है, एक दूसरे चम्मच में ज़्यादा मीठा लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेम क्वांटिटी में। आप लोग अगर साइंस पढ़े होगे तो साइंस में भी सोल्यूशन में होता है कि जब यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होता है तो होमोजीनियस सोल्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हेट्रोजीनियस। तो वह यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम होना। तो जो ये टाइम फ्रेम है ये सेम नहीं है। जैसे आपने देखा भी कि इंडिया में अलग टाइम पे शुरू हो रहा है, इंडिया में 1707 में स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न पीरियड, और यूरोप में 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में आपको बता देता हूँ सेंचुरी किस तरह देखा जाता है। 1500 से लेके 1600 तक ये टाइम फ्रेम है 16th सेंचुरी, ठीक है। और 1600 से लेके 1700 तक इसको अपन कहेंगे 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी ये आप याद रखना। जब 17th सेंचुरी अपन बोल रहे हैं तो हम उसके पीछे से चलते हैं 1600 से 1700 तक। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, 17th सेंचुरी को ये ले लेते हैं 1700 से लेके 1799 तक, इस तरह नहीं लेते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी मान लो 18th सेंचुरी कोई कहा, 18 CE, 18th कॉमन एरा, तो इसको आप 18th सेंचुरी को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप 18th सेंचुरी को इस तरह से बता सकते हो, 1700 से लेके 1799 तक का टाइम फ्रेम ये। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, another important date, in 1453 तुर्क्स took कंट्रोल ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट। मतलब यूरोप को ईस्ट से जो ट्रेड रूट कनेक्ट कर रही थी, तुर्क्स ने उसका कंट्रोल कब लिया था? इन ईयर 1453। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप यूरोप का मैप देखोगे, और ईस्ट इन द सेंस, ईस्ट मतलब यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है एशिया से, ठीक है। ईस्ट साइड में क्या है? एशिया। तो जो एशिया को यूरोप था लैंड वाइज जो कनेक्ट करता था, आपको मालूम होगा तो तुर्की वाला रास्ता है। तुर्की ऐसा कंट्री है जिस कंट्री का कुछ पार्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है और तुर्की का कुछ पार्ट एशियन कॉन्टिनेंट में, मतलब दोनों कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। जो तुर्की से रास्ता निकलता था, किसी को यूरोप से अगर ट्रेड करना है एशिया में, तो वो तुर्की वाले रास्ते से लैंड रूट लेते हुए एशिया के साइड आ जाता था। पर क्या हुआ, जो तुर्क्स थे उन्होंने ये जो ओवरलैंड वाला ट्रेड रूट था, जो लैंड वाला ट्रेड रूट था, जो यूरोप ईस्ट को कनेक्ट कर रहा था, इसको अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरोपियंस थे दे लुक फॉर अल्टरनेटिव सी रूट। अल्टरनेटिव मतलब होता है दूसरे रास्ते की तरफ। जस्ट थिंक कि अल्टरनेटिव का मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का अल्टरनेटिव हिंदी में सुप्रभात, इस तरह करके अलग होता है ना, कि एक ही मीनिंग के अलग अलग। तो उन्होंने बोला कि जब रास्ता ये लॉक हो गया तो हमको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। उसी दूसरे रास्ते को हम लोग कह रहे हैं अल्टरनेटिव सी रूट, क्योंकि लैंड रूट तो तुर्क्स ने कंट्रोल कर लिया, तो उनको अब क्या चाहिए? सी रूट चाहिए। ओके, and the invention of astrolabe, mariner's compass, use of gunpowder, improved cartography and shipbuilding facilitated the sailors। अब यहाँ पे कई सारे नए नए वर्ड्स आए हैं जिसको मतलब आपको शायद ना मालूम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिनर्स कंपास, सिंपल लैंग्वेज में इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, सिंपल कंपास का इन्वेंशन हो गया, ठीक है। गन पाउडर इस्तेमाल होता था गन्स में जो गोलियाँ चलती थी वो गन पाउडर की वजह से ही वो चलता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी एक साइंस होता है, साइंस ऑफ मैप्स। ये आप चाहना तो अपने कॉपी में नोट कर लेना, साइंस ऑफ मेकिंग मैप, या फिर सिंपल भाषा में बता दो साइंस ऑफ मैप, ठीक है। कैसे मैप बनाया जाता है उसी को कार्टोग्राफी कहते हैं। मैप को बनाना इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और शिप बिल्डिंग भी इंप्रूव हो गई थी कि बढ़िया शिप्स अपन बना लेते थे। पहले शिप्स उतनी हाईटेक नहीं होती थी, फिर हम लोग बड़ी शिप्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जब आई, कंपास आया, गन पाउडर आया, कार्टोग्राफी आया, शिप बिल्डिंग आया, इसकी वजह से जो सेलर्स थे, सेलर्स मतलब ऐसे लोग जो शिप में ट्रैवल करते हैं उनको सेलर्स कहते हैं। ओके, द पर्सन हु ट्रेवल्स वाया शिप ऑन द ओशियन, इन द ओशियन इज कॉल्ड सेलर्स, आर कॉल्ड सेलर्स।
डन। तो कंपास से डायरेक्शन देखने में मदद होता था। जब वो लोग ओशियन में ट्रैवल करते तो पता चलता था कि इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं कि वेस्ट जा रहे हैं। गन पाउडर से अगर कभी सेफ्टी, कभी उनके सेल्फ डिफेंस में काम आ जाते थे गन पाउडर का। कार्टोग्राफी, मैप से क्या होता था, वो लोग जब मूव करते थे वाया शिप तो मैप बना लेते थे कि यहाँ पे ये है कि अगले बार जब कोई आएगा तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छी शिप बनाने से वो लोग लंबे लंबे रास्ते आराम से मतलब कवर कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये सारी जब टेक्नोलॉजीज़ आई, इसकी वजह से जो नया नया रास्ता ढूंढना हुआ वो स्टार्ट हुआ। ओके, इन द मीन टाइम 1498 में वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल एक कंट्री है कहाँ की, यूरोप की, रिमेंबर दिस, पुर्तगाल इज़ अ कंट्री इन यूरोप। एंड 1498 में ये जो वास्को डी गामा थे वो लैंड किए कालीकत में। कालीकत इज़ अ प्लेस इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे अगर इंडिया का अपन ये ले लें साउथ साइड, तो ये है तुम्हारा ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, और ये है वेस्टर्न कोस्ट। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ कोस्ट। कोस्ट होता है वो वाला लैंड जो सी से कनेक्टेड होता है, जो थोड़ा सा मतलब सी के साइड वाला लैंड होता है, उसको कोस्ट कहते हैं, कोस्टल एरिया कहते हैं। आप लोग ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, कोस्टल प्लेन्स, ये सारे कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया का। डन। ये बीच में यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू भी आता था, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से कहाँ लैंड किया, कालीकट में। कालीकट कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में एक जगह है, ठीक है। लेटर अदर यूरोपियन सेलर्स रीच्ड इंडिया। इनके बाद जैसे ये जब आए तो इन्होंने रास्ता बताया, तो काफ़ी और यूरोपियन सेलर मतलब यूरोप के लोग जो सी रास्ते आते हैं यूजिंग द ओशियन शिप के यूज से, वो उसको सेलर कहते हैं। तो वो रीच्ड इंडिया पहुँचे। एंड दे ऑल प्राइमरली केम फॉर ट्रेड। वो किसके लिए आए थे, ट्रेड के लिए। और ट्रेड भी किस चीज़ का, याद रखना, इंडिया वॉज फेमस फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। इंडिया के स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस थे वो, क्योंकि और कहीं पे उतने बढ़िया स्पाइसेस बनते नहीं थे। प्लस टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब होता है क्लॉथ्स। सिंपल भाषा में बताओ तो इन ईजी वर्ड्स, टेक्सटाइल इज़ नथिंग, क्लॉथ्स। ओके, तो जो इंडिया के क्लॉथ्स होते थे, इंडिया के कपड़े होते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हुआ करते थे, ठीक है। However, they captured land. Wait 1 minute, children. However, they captured land, made their forts and fought between themselves. उन्होंने किया क्या, आए तो थे ट्रेड करने, बट दे कैप्चर्ड लैंड। कैप्चर्ड मतलब कब्जा करना, ठीक है। उन्होंने लैंड कैप्चर किया, मेड देयर फोर्ट्स, अपने किला बनाया, उन्होंने कई सारे किला बनाए। एंड फॉट बिटवीन देमसेल्फ, खुद में ही लड़ाई करने लगे, मीन्स दे फॉट बिटवीन देमसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रांस के, वो भी आए थे इंडिया में सेल करके। एंड ब्रिटेन्स के जो लोग थे, ब्रिटिश पीपल, वो भी ब्रिटिश पीपल भी आए थे इंडिया में। और इन दोनों के बीच में एकदम से कह सकते हैं, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं 36 का आंकड़ा, काफ़ी ज़्यादा कट्टर दुश्मनी थी इन दोनों में, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में लड़ने लगते थे कि कौन मतलब किसका एरिया होगा ये, यहाँ पे कौन ट्रेड करेगा, इस एरिया से मैं व्यापार करूँगा, इस एरिया से तुम ट्रेड करना। इस तरह की फाइट्स चलती रहती थी। बट एट द एंड इंग्लिश डिफीटेड, इंग्लिश मीन्स द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ओके, पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ ब्रिटेन आर कॉल्ड इंग्लिश। सो इंग्लिश डिफीटेड देयर राइवल्स। राइवल्स मतलब होता है, रिमेंबर दिस, राइवल्स मीन्स कॉम्पिटिटर्स, जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में है, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। राइवल्स मीन्स कॉम्पिटिटर्स, जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में है। तो उन्होंने अपने राइवल्स को हराया। कौन कौन उनके राइवल्स थे, पुर्तगाल के लोग, पुर्तगीज़, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाल से ही आए थे वास्को डी गामा। डच लोग एंड फ्रेंच लोग, ये 3 लोग थे जो इनके क्या थे, कॉम्पिटिटर्स थे। इनको इन्होंने डिफीट किया और अपना कंट्रोल जमा लिया। नाउ सी एस्ट्रोलैब क्या होता है, एस्ट्रोलेब, इसके बारे में बताया गया। एस्ट्रोलेब वॉज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर्मली यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स एंड कैलकुलेटिंग लैटिट्यूड्स इन नेविगेशन। अभी समझो क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्स हैं उनका एंगल मेजर करते हैं। मतलब इस तरह समझो, एक आदमी, मान लो यहाँ शिप, एक बोट है, ओके, ये बोट पे बैठा है और कोई स्टार है यहाँ पे, तो किस एंगल पे इस बोट से वो कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला स्टार, ये एंगल पता चलता है इस वाले मशीन से, एस्ट्रोलैब से। और आपको मैं बता दूँ, पहले के लोग जब ओशियन में ट्रैवल करते थे तो वो स्टार्स से डायरेक्शन पता करते थे। जैसे आप लोग एक बहुत फेमस स्टार का नाम शायद सुने भी होंगे, क्लास 6th ज्योग्राफी में बताया गया था इसके बारे में, पोल स्टार, जिसको कहते हैं अपन नॉर्थ स्टार। इस स्टार से पता चलता है ये स्टार जिस भी दिशा में दिखता है वो दिशा क्या होती है, नॉर्थ। तो स्टार्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता था क्या पता करने में, कोई डायरेक्शन को पता करने में। तो इसीलिए लोग जो स्टार्स होते थे उसका एंगल देखते थे, जिससे डायरेक्शन पता चलता था। प्लस
जो लैटिट्यूड होता है उसको भी कैलकुलेट करने में क्या मदद करता है, एस्ट्रोलेब मदद करता है। एंड कंपास आई थिंक यू ऑल नो इट इज़ अ फ्री मूविंग मैग्नेटिक नीडल विच टेल डायरेक्शन इवन इन डार्क नाइट। मतलब मैग्नेटिक नीडल होता है, आई थिंक यू ऑल हैव सीन द कंपास। कंपास कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक नीडल लगी रहती है और यही नीडल शो करती है डायरेक्शन को, और ये मैग्नेट की वजह से शो करती है। आई थिंक यू ऑल हैव रेड अबाउट द एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने साइंस में, कि जब भी करंट फ्लो करता है वायर में तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और उसी वायर के पास जब हम लोग मैग्नेट को लेके आते थे तो वो मैग्नेट का जो ये क्या कह सकते हैं जो निडल थी वो भी डिफ्लेक्ट होती है। मैग्नेट की निडल थोड़ी बहुत मूव करती है, डिफ्लेक्ट होती है, तो ये शो करता था कि वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो वही बात बता रहा हूँ, वही मैग्नेटिक निडल की बात हो रही है। डन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक ये पेज आप लोग को क्लियर होगा, काफ़ी सिंपल था। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। 250 ईयर्स का ये पीरियड है जो अपना मॉडर्न पीरियड है। कब से कब तक? डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। आफ्टर डेट जो मॉडर्न पीरियड है वो यूरोप में 16th सेंचुरी से शुरुआत हुआ। जैसे अपन का अपना स्टार्ट हुआ था 1707 में, उनका 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये डिवीज़न ऑफ 3 पीरियड है, कौन सा पीरियड? एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। ये जो डिवीज़न है ये यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पहले आया कहीं बाद आया, वो अपना अपना कंट्रीज़ अपने हिसाब से कर लेते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि 1453 में तुर्क्स जो थे उन्होंने जो लैंड वाली रूट थी, रूट मतलब होता है रास्ता, आई थिंक यू आर नो, रूट मीन्स वे, या फिर एक जिस रास्ते से हम लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वे। तो जो रूट्स था कनेक्टिंग यूरोप को ईस्ट मतलब एशिया से जो कनेक्ट करता था उस पर इन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया था, आने नहीं देते थे यूरोपियंस को। इसकी वजह से यूरोपियंस ने क्या किया? सी रूट खोजना स्टार्ट किया कि कैसे हम सी के रास्ते से आ सकते हैं। जो ये आपको मैप में दिख दे रहा होगा, इस तरह से इन्होंने ट्रैवल करते 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 इंडिया के कालीकट, यहाँ पे कालीकट में ये लोग पहुँचे थे। तो ये इन लोगों ने सी रूट लिया था, और सी रूट लेने के लिए इन लोगों ने कुछ इन्वेंशंस हुए थे जिसकी वजह से ये सी रूट ढूंढना आसान हो गया था। कौन कौन से इन्वेंशन ये आप याद रखना, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। तो इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोलेब, एस्ट्रोलेब क्या होता है मैंने नीचे बताया। मैरिनर्स कंपास, यूज़ ऑफ गन पाउडर, इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी एंड शिप बिल्डिंग फैसिलिटेटेड द सेलर्स। ओके, आफ्टर डेट हमने पढ़ा कि 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, वो कहाँ लैंड किया? कालीकट में। कालीकट कहाँ पे है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर डेट उसके बाद कई सारे यूरोपियन सेलर्स और आए, जैसे डच सेलर्स आए, फ्रेंच सेलर्स आए, ब्रिटिश सेलर्स आए, पोर्तुगीज़ आए, और पर आफ्टर डेट इन सब में जब कंपटीशन हुआ कि कौन ट्रेड करेगा तो फाइनली इंग्लिश पीपल वॉन, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे वो जीते। और इसी वजह से हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी मॉडर्न हिस्ट्री में, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सेटअप हुई थी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं न्यू जोग्राफिकल कैटेगरीज, देखते हैं इस हेडिंग में क्या दिया गया है। ओके, so in the mid 18th century new inventions such as steam engine, power loom and cotton gin led to industrial revolution in England. ओके, सो बता रहा है कि मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 का टाइम चल रहा है। ओके, 1750s के आसपास का टाइम चल रहा है। इस टाइम में क्या होता है? न्यू इन्वेंशन, नए खोज होते हैं। कैसे कैसे खोज? स्टीम इंजन खोजा जाता है। स्टीम इंजन आई थिंक यू ऑल नो, पहले जो ट्रेन होती थी वो स्टीम इंजन पे चलती थी, उसमें कोल आई थिंक यू ऑल नो ना, कोयला, तो कोयला डाला जाता था, उससे वो चलती थी इंजन, तो ये स्टीम इंजन होती है। और क्या? पावर लूम वॉज अ मशीन जिससे हम लोग कहते हैं कपड़े बनाते हैं। ठीक है, कॉटन गिन लेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इससे हुआ क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इसका मतलब क्या भैया? इंग्लैंड में जो चीज़ें पहले मैन मेड होती थी, हर चीज़ ह्यूमन लेबर लगता था। क्या लगता था? ह्यूमन लेबर। पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप होती थी, सब चीज़ क्या था? थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड था। ओके, बट ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो उससे क्या हुआ? इंग्लैंड में कई सारी इंडस्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, और इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता था? प्रोडक्शन। इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता था? गुड्स आई थिंक यू ऑल नो, गुड्स मतलब अच्छा नहीं, गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान, गुड्स का क्या होता था? प्रोडक्शन, गुड्स प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज। तो इंग्लैंड में ये स्टार्ट हुआ था कब? इन द मिड 18th सेंचुरी, मतलब 1750s के आसपास। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, द यूरोपियंस गॉट चीप रॉ मटेरियल्स एंड हाफ प्रोसेस्ड आइटम्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यूरोपियंस जो थे उनको चीप रॉ मटेरियल आई थिंक यू ऑल नो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ रॉ मटेरियल का। मान लो मैं क्लॉथ बना रहा हूँ, मेरे को एक शर्ट बनानी है। अब शर्ट के लिए मुझको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? कॉटन। मान लो मैं कॉटन की शर्ट बना रहा हूँ, कॉटन की शर्ट चाहिए, कुछ क्या कहते हैं, डाइस चाहिए। डाई आई थिंक आप लोग को मालूम है, जो कलर हम लोग करते हैं ना शर्ट में, ब्लू कलर से लाया तो वो डाइस की वजह से होता है। तो ये से कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, और अगर रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो भाई सामान भी सस्ता बन पाएगा उसको, और मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट का मार्जिन वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल पर एक और रॉ मटेरियल मैं देता हूँ, जो हम लोग का घर बनता है,
तो जो ये गिट्टी बालू ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे सीमेंट हो गया, ठीक है, ये सारा तो ब्रिक्स हो गया, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ बनती है वो अपना होम होता है। तो रॉ मटेरियल मतलब जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोसेस्ड आइटम को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो ये रॉ मटेरियल था वो कहाँ से, वो इंडिया और अदर कंट्री से चीप प्राइस में लाते थे। चीप मतलब होता है सस्ता, ठीक है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा और चीप मतलब सस्ता, तो सस्ते प्राइसेस में लेके आते थे। दे फर्दर प्रोसेस्ड दैम ऑन देयर मशीन, फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते थे किससे, अपने मशीन से। एंड सोल्ड बैक द फिनिश्ड प्रोडक्ट एट हाई बेनिफिट इन इंडिया। कहने का मतलब इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल ले गए, अपने कंट्री में क्या किया उन्होंने, अपने कंट्री में प्रोसेस किया उसको किससे, अपने मशीन से, मतलब उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसको मार्केट में आप ले जाके सेल कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे किसका, रॉ मटेरियल्स का, और फिर ले जाके इंडिया में ही वो बेचते थे। मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल ले गए, अपने कंट्री में सस्ते में बनाए और ले जाके इंडिया में बेच दिए और बेनिफिट अपना बढ़ा लिए, जो प्रॉफिट होता था उसका मार्जिन बढ़ा लिए, क्योंकि उनके पास तो मशीन थी, लेबर का कॉस्ट कम पड़ा, इस वजह से वो सस्ते में कपड़े बना सकते हैं। इससे होता क्या है, 10 इमर्ज्ड न्यू जोग्राफिकल कैटेगरीज ऑफ द वर्ल्ड। तब वर्ल्ड को अलग अलग जोग्राफिकल कैटेगरीज, मतलब जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। जैसे यूरोप मतलब वो यूरोपियन एरिया, अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। फिर आया अफ्रीका, देन मिडिल ईस्ट शायद अफ्रीका को आप लोग जानते हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट वो वाला एरिया होता है। रुको मैं मैप दिखाता हूँ। इंडिया के अगर हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, इंडिया के वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ आती हैं वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। अरब साइड अगर हम लोग चले जाए थोड़ा सा तो उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा मिडिल ईस्ट के। मिडिल ईस्ट, एशिया आप लोग जानते ही हो। फार ईस्ट वो सारी कंट्रीज़ हो गए, जापान के, कोरिया के और फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज़ हो गए फार ईस्ट। ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते ही हो एक कॉन्टिनेंट। एंड द पैसिफिक मतलब पैसिफिक एक ओशियन है, मेजरली पैसिफिक ओशियन है, बट पैसिफिक ओशियन में जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना उनको पैसिफिक के आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे आइलैंड्स पैसिफिक में पाए जाते हैं, तो वो पैसिफिक से डिनोट किया गया है उसमें। इन द 18th सेंचुरी मैनी प्रोविंशियल किंगडम सच एज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद इन इंडिया डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। मतलब 18th सेंचुरी में कई सारे प्रोविंशियल किंगडम, प्रोविंशियल मीन्स आप सिंपल समझ सकते हो, प्रोविंस थोड़ा थोड़ा सेम है स्टेट से। जैसे आज हमारे कंट्री को स्टेट में डिवाइड किया गया है, उस समय किस में डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस में डिवाइडेड होते थे। जैसे अवध एक प्रोविंस था, अवध रिमेंबर जो यूपी बिहार वाला एरिया होता है, यूपी का और थोड़ा थोड़ा बिहार का, इस वाले एरिया को अपन अवध कहते हैं, ठीक है। पूरा यूपी बिहार नहीं, थोड़ा मतलब उस समय एकदम एग्जैक्ट जैसे आज बाउंड्री है उस तरह की बाउंड्रीज नहीं होती थी, ठीक है। तो अवध वाला एरिया मतलब यूपी बिहार साइड वाला एरिया। बंगाल आप लोग समझ ही गए होंगे कौन से एरिया की बात हो रही है। हैदराबाद वाला मतलब आज तो हैदराबाद एक सिटी है, उस समय जो पूरा आंध्र प्रदेश AP और जो तेलंगाना था, इस एरिया को अपन बुलाते थे हैदराबाद, जहाँ पे वो सारे निज़ाम रहते थे। रिमेंबर कि हैदराबाद साइड में निज़ाम्स रूल करते थे, निज़ाम्स। जैसे हम लोग दिल्ली के किंग को सुल्तान कहते हैं, वैसे यहाँ के जो हेड्स होते थे, यहाँ के जो मेजर पीपल होते थे उनको निज़ाम कहा जाता था। और अवध के एरिया को के लोग जो हेड होते थे, किंग होते थे, उनको नवाब कहा जाता था। तो ये कुछ टाइटल्स थे जो लोग अपने मतलब खुद को टाइटल्स दे देते थे, ठीक है। द राजपूत बिकेम पावरफुल, राजपूत पावरफुल होते थे। मराठास गेंड पावर अंडर द पेशवाज, पेशवाज एक तरह से प्राइम मिनिस्टर समझो, ठीक है। जो मराठास के प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको पेशवा बुलाया जाता था। रिमेंबर डेट मराठों में सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती थी, मराठा किंगडम में जो सब टॉप पे होते थे उनको छत्रपति कहते थे, और पेशवा छत्रपति के नीचे आते थे, बट पेशवा के पास भी काफ़ी पावर थी, ठीक है। तो मराठा पावर किसके अंडर में पाए, पेशवाज के अंडर में। बट दे लॉस्ट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद द अहमद शाह अब्दाली इन 1761। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, मूवी का नाम है पानीपत। इतनी वेल मेड मूवी नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ओके। सो पानीपत, इस युद्ध में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, चलो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बता रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क। बताओ मुझको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था, और फिर पता करना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किन पार्टीज़ के बीच में हुआ था। ये दोनों किसके किसके बीच में हुआ था, प्लस डेट क्या थी। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुआ है और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में हुआ, ये आपका होमवर्क है, ये आप पता करके आना, ओके। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का मैं एक हिंट दे देता हूँ। इसी बैटल के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट हुआ था। मुगल्स इंडिया में आए थे। अब आप शायद हिंट से पहचान जाओ, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ मूविंग नेक्स्ट वेयर वी वर। हाँ, सो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उसमें जो अहमद शाह अब्दाली था
इसने हरा दिया था मराठास को। ओके, मराठास वर डिफीटेड। अभी आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैं मराठास की हिस्ट्री बताऊंगा कि जो ये वाला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले वाला टाइम था, उस टाइम तक मराठा काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके थे। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे, जो फॉरेन पावर्स थी, वो इंडिया में आ चुकी थी उस समय, बट फॉरेन पावर्स मेनली जो बंगाल वाला साइड है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। ठीक है, ओवरऑल जो इंडिया था, जो मिडिल ऑफ इंडिया था, जो डेक्कन वाला एरिया था, डेक्कन इंडिया, ओके, डेक्कन पेनिनसुला, वो सारा किसके कंट्रोल में था? मराठा के कंट्रोल में था। बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब मराठास का वो हार हुआ, मराठास लूज़ हुए, उसके बाद किससे लूज़ हुए? अहमद सफदरजंग का। उसके बाद उनका एम्पायर धीरे धीरे कोलैप्स करते गया और मराठा और ब्रिटिश में कई सारे वॉर हुए, एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें 3-4 वॉर्स हुए थे। वो लोग कई बार जीत, मतलब कई सारे युद्ध हारे। उसके बाद बारी बारी उन्होंने अपना जो किंगडम था उसका कोलैप्स देखा। ठीक है, द सिख इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर महाराजा रंजीत सिंह। जो सिख लोग थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मतलब बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए जो स्टेट बनाया था अपना, किसके अंडर बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। नाउ नेक्स्ट, हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान इस्टेब्लिश्ड एंड कंसोलिडेटेड द किंगडम ऑफ मैसूर। मैसूर मतलब समझो, याद रखना, कर्नाटका वाला रीजन। ठीक है, कर्नाटका वाला, थोड़ा थोड़ा हैदराबाद साइड आप चले जाओ तो वो कर्नाटका वाला और हैदराबाद वाला जो रीजन था उसको मैसूर उस समय बुलाया जाता था। और मैसूर में हैदर अली काफ़ी, क्या कह सकते हैं, काफ़ी एबल रूलर था, ये एबल रूलर था। और इनके सन टीपू सुल्तान तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और ये काफ़ी पावरफुल किंग हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके अंडर में ये जो किंगडम ऑफ मैसूर था वो इमर्ज हुआ। ठीक है, इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली डिस्ट्रॉयड द ऑलरेडी वीक मुगल एम्पायर। आपको मैंने शायद बताया भी होगा मुगल, जब मैं पढ़ा रहा था क्लास 7 में, आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद से मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। मुगल एम्पायर वीक हो जाता है और वीक तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया था, इन्वेड मतलब होता है हमला करना। ठीक है, इन्वेड किया था तो उससे क्या होता है, जो ये पहले से वीक जो मुगल एम्पायर था वो और वीक हो गया था। ठीक है, और 3 कर्नाटिक वॉर्स 1744 टू 1763 बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। मैंने बताया ना, फ्रेंच और ब्रिटिश कट्टर दुश्मन थे, दोनों में काफ़ी वॉर होते थे। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे। कर्नाटिक मतलब है कर्नाटका के जो रीजन है वहाँ पे ये फाइट्स हुई थी, इसीलिए इसको कर्नाटिक वॉर कहते हैं। ठीक है, कब से कब के बीच में हुई थी? 1744 से 1763, किसके बीच में? फ्रेंच एंड ब्रिटिश। और इसमें इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था? ये वॉर हुई क्यों थी? ये वॉर हुई थी कंट्रोल लेने के लिए कि कौन ट्रेड करेगा साउथ इंडिया में, सदर्न इंडिया में ट्रेड कौन करेगा, इसी के लिए ये फाइट हुई थी। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश जो थे उन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था और जो कंट्रोल था ट्रेड मतलब व्यापार का सदर्न इंडिया में, वो अपने अंडर ले लिया था। They subsequently became successful to extend their political control over most part of the India up to 1857। मतलब 1857 तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया मतलब पूरे इंडिया के आसपास तक अपना कंट्रोल जमा लिया था। ठीक है, और ये जो 1857 की डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये पहली बार था जब इंडियन लोगों ने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके बारे में एक कंप्लीट चैप्टर आप लोग का है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब ये आता है तो उसको डिटेल में बताता हूँ। तब तक ये आगे बढ़ते हैं। The nationalist movement of India from 1857 to 1947 led to independence of India। तो ये आप याद रखना कि जो मेन इंडिया का मूवमेंट था आज़ादी के लिए वो 1857 से लेकर 1947 तक चला। 1857 कहते हैं फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और 1947 तो आप लोग जानते ही, द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। ओके, 10 इमर्ज न्यू जोग्राफिकल कैटेगरीज ऑफ इंडिया। तो हमने इस पूरे टॉपिक में जो ये हेडिंग थी इसमें पढ़ी क्या? इसमें पढ़ी कि जो वर्ल्ड है वो भी इस समय नई कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि यूरोप एक जोग्राफिकल कैटेगरी हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, फार ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पैसिफिक हो गया। इसी तरह जो इंडिया था वो भी नई जोग्राफिकल कैटेगरीज में बढ़ रहा था। जैसे हमने पढ़ा मराठा एम्पायर पढ़ा हमने, फिर हमने हैदराबाद पढ़ा, बंगाल पढ़ा, हमने मैसूर पढ़ा, मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान करके मतलब अलग अलग इंडिया में भी जोग्राफिकल कैटेगरीज उसी समय पे बन रही थी। बाय द वे मैंने हाईलाइट नहीं किया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसी के साथ साथ आप एक रिवीजन भी कर सकते हो। तो मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? स्टीम इंजन डेवलप हुआ, पावर लूम डेवलप हुआ और कॉटन गिल डेवलप हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में। डन। इंग्लैंड, यूरोपियंस गॉट चीप रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्री, ये आप याद रखना। और जो नई जोग्राफिकल कैटेगरीज बनी थी वर्ल्ड में वो थी यूरोप, अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ का नाम आप याद रखना। फिर ये याद रखना आप, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए थे 18th सेंचुरी में।
एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में अपने डेट को फिट कर लो, क्योंकि कई बार यूपीएससी जैसे लेवल के एग्ज़ाम में भी, मतलब आईएएस के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस ईयर में हुआ था, कौन उसमें विक्ट्री पाया था। तो याद रखना अहमद साहब अब्दाली ने उसमें विक्ट्री पाया था। एंड 6 ने कब अपना इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया था, तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। एंड हैदर अली और हिज सन टीपू सुल्तान इस्टेब्लिश्ड किंगडम ऑफ मैसूर। इसका नाम याद रखना, नादिर शाह 1739 में आया था। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में हुई थी कर्नाटिक वॉर फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड इन सदर्न इंडिया एंड विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश, विक्टोरियस ब्रिटिश हुए थे। एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया 1847 टू डन। तो ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, डेट्स और आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम। इसमें हम लोग डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डेट्स को डिवाइड किया जाता है, कैसे हम लोग डेट को लर्न करते हैं, सारी बातें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Previously, history was taught as an account of the big events about rulers, their coronation, marriage and battle. These were fixed event and specific date could be determined. But now, historians write about number of other issues. When did cultivation begin? What did people produce? How cities developed? And new ideas spread. And how cultures, societies changed. These events could not be precisely dated in terms of particular year. अब बताया जा रहा है कि अगर मैं कब रूलर्स क्या बिग इवेंट अबाउट द रूलर का कोई बिग इवेंट हो गया, देयर कोरोनेशन मतलब कब उनको राजा बनाया गया, उनको कोरोनेट किया गया, उनकी मैरिज कब हुई, उनका बैटल्स कब हुए, इसके लिए तो कोई फिक्स डेट हो सकती है। बट अब जो हिस्टोरियंस है वो और भी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। मतलब हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट किंग। हिस्ट्री मतलब यही नहीं है कि सिर्फ जो किंग्स हुए, जो क्वींस हुए, जो सुल्तान हुए, जो ये टीपू सुल्तान टाइप के नवाब हुए, जितने भी ये सारे लोग हैं, निज़ाम हुए, इन्हीं के बारे में पढ़ना इज़ नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री ये भी मतलब ये भी हिस्ट्री में ही आता है कि कल्टीवेशन कब शुरू हुआ, लोगों ने कब कल्टीवेशन मतलब खेती, कल्टीवेशन कब स्टार्ट किया, लोग उस समय प्रोड्यूस क्या उगाते थे, जो सिटीज़ हम लोग पढ़ते हैं, दिल्ली हो गया, ये हैदराबाद हो गया, ये सिटीज़ डेवलप कैसे हुई, ये जो नए आइडियाज़ आए, जैसे आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, आपको मैंने बताया था शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेटर्निटी जिसको कहते हैं भाईचारा, ठीक है, ये याद रखना। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया, ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में क्रांति होती है तब वहाँ से आता है। तो ये सब आइडियाज़ कैसे आए, लिबर्टी का आइडिया कैसे आया, सेक्युलर का आइडिया कहाँ से आया, मतलब ये सारे जो आइडियाज़ है, ये आइडियाज़ कैसे इमर्ज किए, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। डन। दीज इवेंट कुड नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर, और इसको एक डेट में नहीं किया जाता कि हाँ इसी दिन फ्रेटर्निटी आ गया, बिकॉज दीज आइडियाज़ वर नॉट डेवलप्ड ऑन वन डे। ये टाइम से डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन ऐसा नहीं था कि एक दिन में स्टार्ट हुआ, एक ही दिन में किसान को सारी खेती आ गई, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। और ऐसा नहीं था कि सिटीज़ एक ही दिन में डेवलप हो गई थी, शहर भी जो होते हैं नए शहर धीरे धीरे बनता है, तो उसको कोई हम लोग एक डेट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक पूरा पीरियड होता है। डन। बिकॉज दीज आर लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। समटाइम्स सेंचुरीज, मतलब कभी कभी सेंचुरीज लग जाती हैं ये सारे प्रोसेस होने में, कोई एक आइडिया डेवलप होने में, कोई एक सिटी बनने में। सेंचुरीज आई थिंक यू नो, सेंचुरी इज़ द 100 ईयर को अपन सेंचुरी कहते हैं, 100 ईयर, ठीक है। वन कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश, मतलब हम लोग एक डेट नहीं दे सकते कि कब ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि ब्रिटिश आए, फिर उन्होंने एक मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना शुरू किया, फिर कुछ राजाओं से, कुछ किंग्स से कुछ कंसेशंस लिए, कुछ बेनिफिट्स लिए, धीरे धीरे करते करते अपना जो एम्पायर था उसको ग्रो किया। तो उसका कोई हम लोग फिक्स डेट नहीं दे सकते कि ब्रिटिश एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड इन दिस ईयर, ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं। डन। अब ऑल्सो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ उसका भी कोई डेट नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि 1857 में ही स्टार्ट हुआ था, इसके पहले भी कई सारे लोगों ने विद्रोह किया था, रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट इसके ये चीज़ कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसका डेट नहीं होता है, इसका क्या होता है अप्रॉक्सीमेट पीरियड हम लोग थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर दीज चेंजेस वर नॉट एक्सपीरियंस्ड बाई ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द सेम वे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपको लगेगा जैसे जब ब्रिटिश स्टार्टिंग में आए थे तो उसकी वजह से सारी चीज़ें बदल गई होंगी, सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग थे जिनको प्रॉब्लम थी, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल थे जिनको प्रॉब्लम थी। जैसे इस तरह समझो, अगर टैक्स लगाया जाएगा तो मान लो टैक्स लगाया गया है सर्टेन काइंड ऑफ फार्मर जो सर्टेन काइंड ऑफ गुड ग्रो करते हैं, तो उन पे टैक्स लग रहा है तो प्रॉब्लम उनको हो रही है, बाकी जिस पे नहीं लगाया गया उस पर नहीं हो रही है। कुछ किंग्स थे उनको तो कोई रोक टोक नहीं रहता, जैसे किंग्स बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश के अंदर आए। कुछ शाही राजा थे जो अभी भी अपना किंगडम चला रहे थे ब्रिटिश के रहने के बावजूद, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था ब्रिटिश आएंगे। मतलब जो ये क्या कह सकते हैं इफेक्ट होता है वो सब पे सेम नहीं होता है, किसी को ब्रिटिश के आने का कुछ अलग इफेक्ट हुआ, किसी को कुछ अलग तरह से हुआ, किसी को फ़ायदा भी हुआ, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि सबके लॉस ही हुए, कुछ के फ़ायदा हुआ, किसी का नुकसान हुआ, ऐसे तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है।
इसी वजह से ये भी दिया है कि दिस बुक ऑफ हिस्ट्री इज टाइटल्ड एज आवर पास्ट इन प्लूरल, मतलब आवर पास्ट नहीं लिखा है क्योंकि मेरा पास्ट कुछ हो सकता है, ये है पास्ट, पास्ट का प्लूरल, मतलब तुम्हारा पास्ट कुछ है, मेरा पास्ट कुछ है, सबके लिए पास्ट अलग अलग सेंस में आता है, ठीक है। The historians select a set of dates around which they compose their story of the past. The dates are not important on their own, but the focus of the historian on the particular set of event as a basic framework for writing make it important. For example, when British historian write the history of British India, he write on the format time frame of dates of the different governor generals of British India. Then he fills it with their policy, activity, achievement. In this format, the activities of Indians have no space or little space. That too narrated from the eyes of Governor General. Clearly, we need another format from Indian history based on the policies, activities एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है कि जब हिस्टोरियंस ने ये सारी चीज़ें बनाना, हिस्ट्री बनाना शुरू किया, ये चीज़ें तो हो रही थी, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो हिस्ट्री लिखता है, तो वो क्या लिखेगा, वो उसका फॉर्मेट होगा टाइम फ्रेम ऑफ डिफरेंट गवर्नर जनरल, मतलब ब्रिटिश के जो हेड होते थे ना, मतलब उसको गवर्नर जनरल कहते थे। तो इस तरह देखा जाएगा कि जब ये गवर्नर जनरल थे, तो जब जितने टाइम तक इन्होंने अपना मतलब कार्यकाल संभाला, मतलब जब तक ये गवर्नर जनरल थे, तब तक इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, इनके एक्टिविटीज़ क्या थे, इनके अचीवमेंट क्या थे, ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। और अगर इसमें इंडियन का पहली बात तो लिटिल स्पेस होगा, इंडियंस हैव नो स्पेस और लिटिल स्पेस, और अगर होगा भी तो किसकी नज़रों से होगा, फ्रॉम द आई ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जिस तरह से इंडियन को देखता है उस नज़रों से उसको बताया जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लो ब्रिटिश इंडियंस के ऊपर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको सब्जुगेट कर रहे हैं, तो क्या वो खुद से लिखेंगे मैंने ये किया? नहीं लिखेंगे, वो तो इंडियंस लिखेंगे ना अपने बारे में सारी चीज़ें, तो उनके लिए तो सारी चीज़ें सही है उनके लिए। तो वही बताया जा रहा है कि अगर इंडियंस के बारे में लिखा भी जाता था तो किसके हिसाब से लिखा जाता था, गवर्नर जनरल या जो ब्रिटिश पीपल थे उनके अकॉर्डिंग लिखा जाता था, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हमको इंडियन हिस्ट्री के लिए एक अदर फॉर्मेट चाहिए जिसमें अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन, पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़, ये सारे इंडियन लोगों के बारे में बात हो, इंडियंस कैसे रह रहे थे, ठीक है, ये वाला पढ़ने के लिए। आओ एक ब्रिटिश हिस्टोरियन, यूरोपियन हिस्टोरियन की बात करते हैं, ठीक है, जिसका नाम था जेम्स मिल। लेट मी हाईलाइट इट। जेम्स हिल, अ यूरोपियन हिस्टोरियन, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। He tried to categorize an age through the religion of the chief ruler of the time. To do so, he suggested that the life and practices of the other do not really matter. ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये हुआ क्या, इसमें क्या इस लाइन में बताया क्या गया है। एक बहुत बड़ा थिंकर था या फिर हिस्टोरियन था यूरोप का, इसका नाम था जेम्स मिल। इसने कहा ना कि जो इंडिया की हिस्ट्री है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से। पहला पार्ट उसने कहा हिंदू पीरियड, जिसको हम लोग मेनली एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में हिंदू किंग्स हुआ करते थे। उस समय तक फॉरेन रूलर्स आए ही नहीं थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, इस्लामिक रूलर्स थे, अरबी रूलर्स थे, तुर्की के रूलर्स थे, तुर्क्स थे, वो सब मंगोल्स थे, ये सब इंडिया में इन्वेड नहीं किए थे। तो उस समय हिंदू रूलर ही हुआ करते थे, तो उसने कहा वो पूरा टाइम है हिंदू पीरियड। फिर उसने कहा जो ये मेडिवल हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, उसने कहा मेडिवल हिस्ट्री की जगह अपन मुस्लिम हिस्ट्री कह सकते हैं, मुस्लिम पीरियड। इसको उन्होंने कहा मुस्लिम पीरियड, क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने कहा कि इस समय ना मेजरली दिल्ली सुल्तान्स थे और कौन थे, मुगल्स थे। बट इन्होंने ये भूल गए कि हाँ ये बात सच है कि दिल्ली सुल्तान्स थे, मुगल्स थे, बट देयर वर ऑल्सो राजपूत किंग्स, राजपूत्स भी उस टाइम पे थे, चोल्स भी उस टाइम पे थे, मतलब कई सारे इंडियन किंगडम्स भी थे, ठीक है। और इसने थर्ड फिर बताया कि थर्ड पीरियड जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियड कह रहे हैं, इसने कहा वो मॉडर्न पीरियड नहीं, वो ब्रिटिश पीरियड है। इसने कहा क्यों? क्योंकि पूरे मॉडर्न पीरियड में क्या कह सकते हैं, हुकूमत किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की थी, तो वो कहा ये ब्रिटिश पीरियड है। बट इस तरह का कैटेगराइजेशन करने से ना हम लोग एक तरह से गलत काम क्या कर रहे हैं, जो दूसरे लोग उस समय पे थे उनको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हिंदू पीरियड में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ हिंदू ही थे, या मुस्लिम पीरियड में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मुस्लिम ही इंडिया में थे, हिंदू लोग भी थे, हिंदू लोग भी रह रहे थे, हिंदू किंग्स भी थे, तो वो कैसे कंट्रोल करते थे, वो कैसे रूल करते थे, हिंदू पीपल क्या ग्रो करते थे, कैसे आइडियाज़ डेवलप हुए। हम वो सारे बातों को नेगलेक्ट करके सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हाँ उस टाइम पर मुस्लिम रूलर्स थे, दिल्ली सुल्तान्स थे, मुगल्स थे। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि हम एक आँख से चीज़ों को देख रहे हैं, एक आँख से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जेम्स मिल्स ने ऐसा ही मतलब कैटेगराइजेशन किया था, जिसको आप करेक्ट कैटेगराइजेशन नहीं कह सकते हो, ठीक है। अगला इसने कहा जो ब्रिटिश पीरियड की मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश पीरियड है, ऐसी बात थोड़ी ना है। इस मॉडर्न पीरियड में भी भारत में कितने बड़े बड़े लोग हुए, आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, मतलब अनेकों, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इतने सारे लोग हुए। इन लोग को तो छोड़ो, किंग्स भी कई सारे हुए, जैसे टीपू सुल्तान भी मॉडर्न पीरियड का ही है, ओके। सो ऐसे करके कई सारे इंडियन किंग्स भी हुए, इंडियन रूलर्स भी हुए, इंडियन
थिंकर्स भी हुए, तो उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है ब्रिटिश पीरियड है, ऐसी बात नहीं ना है। सो यही मतलब जो इनका ये तरीका था पीरियड को डिवाइड करने का, ये खोखला तरीका था, ये गलत तरीका था। ठीक, लेट मी इरेज दिस। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैरा। ठीक है, इसमें देखो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, सच एन कॉन्सेप्शन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टुडे। इस तरह की सोच आज के टाइम में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। ओके, ये आप याद रखना, यही मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ सम वेस्टर्न हिस्टोरियंस, वेस्टर्न आप लोग समझोगे जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट मतलब यूरोप, वेस्ट मतलब यूरोप। अगर हम आज की दुनिया का वेस्ट बोले तो आज की दुनिया में यूरोप प्लस अमेरिका, ये आप लोग नेगलेक्ट करना, ठीक है। यूरोप प्लस अमेरिका को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी अमेरिका, इसको हम लोग कहते हैं मिला के वेस्ट, रिमेंबर दिस। पर उस टाइम पे अमेरिका भी उतना पावरफुल नहीं था। अमेरिका भी किसके अंडर में था, यही यूरोप के लोगों के अंडर, ब्रिटिश के अंडर में अमेरिका भी था। ठीक है, तो वेस्ट जब हम लोग कह रहे हैं हिस्ट्री में, तो वेस्ट मतलब हुआ यूरोप वाला टाइम। ठीक है, तो वेस्ट यूरोप के जो हिस्टोरियंस थे क्लासीफाई इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। मतलब जैसे जेम्स मिल ने क्या कहा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। पर कुछ हिस्टोरियंस थे, सम वेस्टर्न, जिन्होंने कहा था एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, इस तरह से डिवाइड किया था। दिस पीरियडाइजेशन डिपेंडेड अपन द थॉट दैट मॉडर्न पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ ग्रोथ। इसने कहा कि मॉडर्न क्यों नाम रखा, क्योंकि इस टाइम में ग्रोथ होता है। क्या ग्रोथ होता है, साइंस ग्रोथ होता है, रीज़न मतलब सोचने की क्षमता, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी आई थिंक यू ऑल नो, रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लिबर्टी मतलब आज़ादी, अपने आप का फैसला आप खुद से ले सकते हो, इक्वालिटी मतलब बराबरी। ये सारे जो आइडिया थे, ये सारी जो सोच थी, ये किस टाइम पे डेवलप हुई, मॉडर्न पीरियड में डेवलप हुई, इसीलिए इसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। द टर्म मेडिएवल वॉज यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी आउट ऑफ रीच ऑफ द मॉडर्न टीजर्स। ठीक है, मॉडर्न फीचर्स। तो मेडिएवल क्यों कहा गया, क्योंकि ये मॉडर्न फीचर्स से दूर थी, उस समय इक्वालिटी नहीं था, उस समय लिबर्टी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसको कहा गया मेडिएवल पीरियड। देयर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडियंस। ठीक है, ये याद रखना कि ब्रिटिश रूल में अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड में, तो इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी ब्रिटिश रूल में थोड़ी ना था। इंडियंस की बात सुनी नहीं जाती थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पीपल कैसे हो सकता है, इंडियंस को बराबरी से देखा नहीं जाता था। आपको मालूम, मैं बता दूं, जो ब्रिटिश के क्लब्स होते थे ना, वहाँ के लोग जब क्लब्स में जाते थे तो उस क्लब के बाहर गेट मतलब गेट के सामने एक बोर्ड रहता था, उस बोर्ड पर लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब ब्रिटिश लोग इंडियंस को डॉग के साथ कंपेयर करते थे। जस्ट थिंक ऑफ इट, कितने मतलब क्या कह सकते, कितनी डाउन ट्रोडन माइंडसेट था उनका। ओके, सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। देयर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन। ब्रिटिश का तो खूब प्रोग्रेस था मॉडर्न टाइम में, बट इंडियंस का प्रोग्रेस कहा था। देयर फोर बाई द वर्ड मॉडर्न ओनली अ टाइम स्पैन ऑफ लास्ट 240 ईयर्स शुड बी टेकन। दिस वर्ड नीड नॉट बी इंटरप्रेटेड लिटरली। मैनी हिस्टोरियन देयर फोर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। अब एग्जाम्पल देखो कहा क्या जा रहा है, कहा गया कि जैसे इसने जेम्स मिल ने क्या किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड, हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड किया कि हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। कुछ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते, अपन क्या करते हैं एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। बट फिर मॉडर्न में भी दिक्कत थी, क्योंकि मॉडर्न तो कहा जा रहा है उसको, बट कहाँ मॉडर्निटी इंडिया के पास कहाँ थी भाई उस समय ब्रिटिश पीपल हम लोग को सब्जुगेट, दबा के रखे थे, तो हम लोग तो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। हम लोग की तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियंस की हो नहीं रही थी, हम लोग के पास इक्वालिटी नहीं था, हमारे पास लिबर्टी नहीं था, हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं था। तो इसको मॉडर्न कहना थोड़ा गलत नहीं लग रहा आपको? इस वजह से कुछ हिस्टोरियन कहें इसको मॉडर्न कहने की जगह क्या कहा जाएगा, कॉलोनियल। किसी के हिसाब से इसको कह दिया गया कॉलोनियल पीरियड। अभी मैं आपको कॉलोनियल पीरियड का मतलब भी बताता हूँ, शायद आपको ना मालूम हो। ब्रिटिश जहाँ पे रूल करते हैं उस एरिया को वो कॉलोनी बुलाते हैं। इस तरह समझो, जैसे इंडिया में रूल करे तो इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी हो गई। ठीक है, और इस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था और अपना रूल्स हम लोग पे थोपता था। इस वजह से इस समय को, जो मॉडर्न वाला समय है, इसको अपन कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं, या फिर कॉलोनियल पीरियड। ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम जिस समय में कॉलोनी, हम लोग कॉलोनी थे। किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिश की कॉलोनी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ द वर्ड colonial is related to a country that controls and rule other countries, usually ones that are far away. We shall study about the way the British conquered the country and established their rule and control over the economy. They collected revenue to meet all the expenses. अब आप देखो, ये मैंने colonial का मतलब समझा दिया, यहाँ पे भी colonial मतलब दिया, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे इस पूरे हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ने वाले क्लास 8 में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अबाउट द वे, किस वे में ब्रिटिश ने हमारी कंट्री को कंकर किया,
अपना रूल इस्टेब्लिश किया, और हमारी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, कैसे हमारे देश में पैसा आता है जाता है, कितना आता है, सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल किया। वो करते क्या थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे से रेवेन्यू लेते थे, अपने खर्चे, एक्सपेंसेस मतलब होता है अपने खर्चे निकालने के लिए वो हमसे टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू मतलब टैक्स। और क्या करते थे, बॉट द गुड एट लो प्राइसेस, हमसे जो गुड्स होते थे वो सस्ते प्राइस में खरीद देते थे। फोर्स द पीजेंट टू प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट एंड अदर थिंग। जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स मतलब याद रखना, कहीं भी पीजेंट्स देखो इसका मतलब होता है फार्मर्स, ठीक है, छोटे फार्मर। पीजेंट मतलब स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो जो छोटे फार्मर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि तुम यही क्रॉप उगाओ जो मुझको चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट मतलब होता है अपने देश से जब दूसरे देश में तुम सामान लाते हो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब दूसरे देश से अपने देश में लाते हो उसको इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनको अपने कंट्री में ले जाना रहता था जो सामान, वही कहते थे उगाने को, वही कहते थे यही क्रॉप आपको ग्रो करना। नो, As a consequences of British rule, values, taste, customs and practices also changed a lot। मतलब ब्रिटिश रूल की वजह से जो हमारे वैल्यूज़ थे, वैल्यूज समझते हो ना, हमारे रिवाज, हमारे जो टेस्ट था, टेस्ट मतलब हम लोग जो चीज़ें पसंद करते थे, हमारे जो कस्टम्स थे, कस्टम्स और जो हमारी प्रैक्टिसेस थी, ये भी चेंज हो गई। हम लोग रहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया ब्रिटिश के अंदाज से, ठीक है। वैन अ कंट्री इज रूल्ड बाई अनदर इट लीड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलोनियलिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे रूल करती है, जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करती है, उससे होता क्या है, पॉलिटिकल चेंज होता है, इकोनॉमिक चेंज होता है, सोशल चेंज होता है। सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में चेंज, कल्चरल चेंज, तुम्हारी कल्चर में चेंज होगा। और इसी प्रोसेस को, जो ये चेंज होने का प्रोसेस है, इसको अपन कहते हैं कोलोनियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन, ठीक है, कोलोनाइजेशन। रिमेंबर दिस वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, कोलोनाइजेशन। द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर फॉर डिराइविंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज टर्म्ड एज कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म की डेफिनेशन भी दी हुई है, ये आप याद रखना कि ऐसी पॉलिसी जिसमें हम रूल इस्टेब्लिश करते हैं दूसरे कंट्री पे, ठीक है, वन कंट्री का रूल दूसरे कंट्री पे, क्या करने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट उस कंट्री में से लेने के लिए। कहने का मतलब अगर ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कि इंडिया से उनको कुछ आर्थिक लाभ हो सके। आर्थिक, आई थिंक यू नो, आर्थिक मतलब होता है मॉनेटरी, मनी वाला लाभ, पैसे का लाभ, ठीक है। मॉनेटरी बेनिफिट को अपन इकोनॉमिक बेनिफिट कह सकते हैं। इसी प्रोसेस को कोलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है, कोलोनियलिज्म। तो याद रखना ये दो वर्ड है, एक है कोलोनाइजेशन, एक है कोलोनियलिज्म। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप डेफिनेशन से समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द रूट ऑफ कोलोनियल प्रैक्टिस कैन बी ट्रेस्ड टू पॉलिटिकल सेटलर्स ट्रांसफर टू न्यू लैंड, ठीक। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। वी हैव कम्प्लीटेड नियरली 3 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ, इसी वजह से ये चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट इट विल बेनिफिट यू। ये मैं करके किस ले रहा हूँ, आपके ही बेनिफिट के लिए, कि आप मेरे साथ रीड करोगे तो आपको पढ़ने भी आएगा, प्लस आपको खुद से पढ़ के समझने आएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस लेक्चर लॉन्ग। ये लेक्चर लॉन्ग हो रहा है तो उसमें आप टेंशन नहीं लेना कि भाई इतना लंबा है कैसे कंप्लीट करेंगे, फ़ोन नहीं मिलता। आप इसको ब्रेक कर लेना कि 30 मिनट वन टाइम देखना, 30 मिनट नेक्स्ट टाइम देखना, तो इस तरह आप देख सकते। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे स्पीड अप करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। अब बताया जा रहा है कि हिस्ट्री का सोर्स कहाँ है, कहाँ से हम पता करते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। सो वी हैव केम अक्रॉस वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर एंशियंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री फ्रॉम एक्सकेवेशन एंड इंस्क्रिप्शन। मतलब एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में हम कहाँ से जानते थे, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करने से। इंस्क्रिप्शन आई थिंक यू नो, जो पिलर्स होते थे उस पर जो लिखाई रहती हैं चीज़ें ना, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। प्लस क्रोनिकल्स होते थे, बुक्स होते थे कई सारे, इससे हम लोग को मेडिएवल और एंशियंट पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अबाउट द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रिटन एंड प्रिंटेड। मतलब जो लास्ट 250 ईयर, अभी से पीछे के 250 साल का जो टाइम फ्रेम है, उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल मतलब जो सरकारी दस्तावेज हैं, किसके, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार, ठीक है। जो लोगों की डायरीज थी, डायरीज इन द सेंस कुछ लोग होते थे जो अपने लाइफ के बारे में लिखते थे, तो उसी को लोगों की डायरी कहा जा रहा है, ठीक है। डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम मतलब होता है जो लोग रिलीजियस वजह से यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है, रिलीजियस ट्रैवलर्स, समझ रहे हो, जिसको हम लोग हिंदी में श्रद्धालु कहते हैं। श्रद्धालु को ही इंग्लिश में, हिंदी में श्रद्धालु, इंग्लिश में पिलग्रिम्स। जो पिलग्रिम्स होते थे, जो ट्रैवलर्स होते, ट्रैवलर मतलब जो ट्रैवल करते थे इंडिया में घूमने की वजह से, कुछ लोग करते थे, कुछ लोग यहाँ एक्सप्लोर करने की वजह से, कुछ लोग यहाँ पे लर्न सीखने आते थे। तो ये सारी वजह से जो लोग आते थे वो कुछ ना कुछ लिख के जाते थे, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है इंडिया के बारे में उस समय के।
प्लस ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो इंपॉर्टेंट लोग होते थे। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, विवेकानंद की भी किताब है। तो ऐसे जो ऑटोबायोग्राफीज होते थे इंपॉर्टेंट लोगों की, उनसे भी हमें पता चलता है उस समय के बारे में। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड, न्यूज़पेपर जब पब्लिश होने लगे तो वहाँ से भी हमें न्यूज़पेपर मान लो पुराने रखे हुए मिल जाएँ तो उससे भी जानकारी मिल सकती है कि उस समय क्या क्या हो रहा था। ठीक है। ओरल ट्रेडिशन, फोक लोर, प्रिजर्व द हिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल एंड पीजेंट, जो ट्राइबल्स मतलब जंगल में रहने वाले लोग, जो पीजेंट मतलब छोटे छोटे किसान थे, उनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? ओरल ट्रेडिशन, मतलब जो कहानियाँ वो लोग सुनाते थे तो पीढ़ी से पीढ़ी पास होता है ना, मतलब उस समय की पीढ़ी जो कहानियाँ सुनाती थी वही कहानियाँ अपने मतलब बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इस करते करते जो ओरल ट्रेडिशन था ये यहाँ पास हो गया। फोक लोर मतलब होता है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे हर गांव में अपना तुम लोग देखोगे गांव में कुछ तरह की कहानियाँ होती हैं, कुछ तरह की कविताएं होती हैं जो वहीं उसी स्पेशल जगह की होती है, उसको अपन फोक लोर कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब बारी बारी सबके बारे में बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश सरकार के जो सरकारी दस्तावेज थे उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके इसके लिए जो ब्रिटिश थे वो सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से रखते थे, कि मतलब क्या कह सकते हैं, फाइल्स में रखते थे, सारी चीज़ों का डेटा रखते थे, जिससे पता चले कि हमने कहाँ कितना पैसा लगाया, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ से कितना पैसा आया, ये सारी चीज़ें, और कहाँ लॉ बनाया गया, कौन सा लॉ बनाया गया, इस लॉ में क्या क्या लिखा है, सारी चीज़ें वो लोग रिकॉर्ड करके रखते थे। ठीक है, सो दे यूज टू सेंड लेटर्स, मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम लोग की सरकार होता है ना कि छोटे जो अधिकारी होते हैं वो सरकार को लेटर्स या फिर चीज़ें लिखते हैं कि ऐसी चीज़ें हमने जो आपने कहा था वो हमने किया। तो वैसे ही उस समय के लोग भी लेटर्स लिखते थे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, हेड ऑफिस को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और मतलब हर लेवल पे अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट था उस समय। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, जो विलेज के तहसीलदार का ऑफिस होता था, जो कलेक्टरेट होता था, कलेक्टरेट मतलब कलेक्टर ऑफिस, जो कमिश्नर का ऑफिस होता था, और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज का ऑफिस होता था, लॉ कोर्ट्स होते थे, सबके पास रिकॉर्ड रूम होता था। मतलब ये जो जगह मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा, कलेक्टरेट, कलेक्टर ऑफिस जिसको कहते हैं, कमिश्नर ऑफिस, जो लॉ कोर्ट हो गया, कोर्ट्स हो गए जो, और प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स हो गए, इन सब का जो मतलब इन सब में एक रूम होता था जिसको कहते हैं रिकॉर्ड रूम। उसमें सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर इस्टेब्लिश्ड। मतलब जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होते थे उनको बचा के रखने के लिए, प्रिजर्व मतलब होता है सेव करके रखना, सेव मतलब समझते हो ना, इन लोग को सेव करना, बचाना, सॉरी सेफली रखना, इसको प्रिजर्व करने का मतलब सेफली रखना। इसके लिए क्या बनाया जाता था? आर्चीव्स बनाए जाते थे। याद रखना, आर्चीव्स सेव करने के लिए किसको बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड को बचाने के लिए। प्लस म्यूजियम्स बनाए जाते थे जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जा सकती हैं। ठीक है, और व्हेन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली वॉज बिल्ड, जब न्यू दिल्ली, अब दिल्ली मैं पिछले क्लास में बताया था, दिल्ली बहुत वास्ट है भाई, दिल्ली की हिस्ट्री बहुत ही वास्ट हिस्ट्री है। पहले ओल्ड दिल्ली बना, कैसे कैसे दिल्ली के आसपास छोटे छोटे शहर बने, सारी चीज़ें मतलब हिस्ट्री। तो ब्रिटिश जब थे उस समय न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है, तो जब न्यू दिल्ली बना तो वहाँ पे नेशनल आर्काइव बना, नेशनल म्यूजियम बना, और दोनों कहाँ पे लोकेटेड थे? किसके क्लोज? वाइस रेगल पैलेस, वाइस रेगल पैलेस जिसको आज हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं ना, उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। उस समय उसको वाइस रेगल पैलेस कहते थे। क्या कहते थे? वाइस रेगल पैलेस। तो उसी के पास में बनाया गया था नेशनल आर्चीव्स और नेशनल म्यूजियम, जिसमें रखे जाते थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द टॉप अथॉरिटी मे रिक्वायर एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एनी टाइम। ठीक है, द डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट इन ब्यूटीफुल एंड क्लियर लेटर्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। स्पेशलिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग आर कॉल्ड कैलीग्राफिस्ट। इसको याद रखना, इसको पढ़ते हैं कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट। और कैलीग्राफिस्ट होते कौन है? जो लोग काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग में, उन्हीं को अपन कैलीग्राफिस्ट बुलाते हैं। जिसकी राइटिंग होती है ना बहुत अच्छी होती है एकदम, मतलब प्रिंट क्या बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग लिखते हैं, अलग अलग कर्सिव हो गया या अपनी अपनी राइटिंग स्टाइल होती है। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग के उसको कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कैलीग्राफिस्ट होते थे जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, फिर जब प्रिंटिंग आ गया इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड मतलब 1850s के आसपास क्या आया? प्रिंटिंग आया। तो इससे क्या होता है, जो प्रोसीडिंग होते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। जब पहले प्रिंटिंग नहीं था तो लिख के रखा जाता था, रिकॉर्ड रिटन फॉर्मेट में होता था, हैंड राइट किया जाता था। ठीक है, फिर जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ तो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। आगे देखो सर्वे रिकॉर्ड, सर्वे आप लोग आई थिंक जानते हो, शायद अगर याद हो 2011 में। सर्वे मतलब होता है चीज़ों के बारे में, जैसे हम स्कूल का भी कई बार सर्वे लेते हैं,
लोगों के पास सर्वे लेने गए, उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपकी चीज़ें क्या हैं, सारे मतलब डेटा जो उनके होते हैं उसको नोट करते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड में करके सेव कर देते हैं। तो इसी काम को हम लोग कहते हैं सर्वे। तो टू एडमिनिस्टर द कंट्री इफेक्टिवली, मतलब देश को अच्छे से चलाने के लिए, इफेक्टिवली से चलाने के लिए, ब्रिटिश सर्वे अबाउट एवरीथिंग ऑफ द कंट्री, ब्रिटिश ने सब चीज़ों का सर्वे किया। टोपोग्राफी कैसे, टोपोग्राफी मतलब लैंड जो है ऊपर नीचे है, कहाँ का लैंड कैसा है, उसी को टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी कैसा है देश का, ये पता किया। सॉइल की क्वालिटी कहाँ कहाँ कैसी कैसी है, ये पता किया। लैंड अंडर कल्टीवेशन, कौन सा लैंड है जहाँ पे खेती होता है, इसको पता किया। क्रॉपिंग पैटर्न पता किया, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्रॉप उगाने का कैसा पैटर्न है, कहाँ पे कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, कहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है, कहाँ पे राइस उगाया जाता है, कहाँ पे मेज उगाया जाता है, कहाँ पे पल्स उगाया जाता है, ये सारा जो क्रॉपिंग पैटर्न था इसको पता किया। फ्लोरा कैसा है, फ्लोरा मतलब फ्लोरा मतलब होता है प्लांट लाइफ, फौना मतलब एनिमल लाइफ कैसा है, लोकल हिस्ट्रीज क्या है, सबका सर्वे किया। सम ऑफ दिस कुड बी रीनेम्ड एज फॉरेस्ट सर्वे, और उस मतलब जो उस समय के सर्वे होते थे उसको आज हम लोग रीनेम करके क्या कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वेज। बोटेनिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे जंगल में होता था, बोटेनिकल सर्वेज होते थे। जूलॉजिकल मतलब जानवरों के लिए सर्वेज होते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्विस, आज आर्कियोलॉजी मतलब होता है ना किसी चीज़ से जब खुदाई करके कोई चीज़ निकलती है, खुदाई करने के बाद उसको हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, ये याद रखना, सेंसस अभी भी होता है। हमारे देश में जो आखिरी सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, 2011 सेंसस। अभी मैं बताता हूँ सेंसस क्या होता है। सेंसस हर 10 ईयर में ब्रिटिश सरकार कराती थी, एवरी 10 ईयर। और सेंसस मतलब समझो जैसे जो नॉर्मल सर्वे है, मान लो एक सर्वे हुआ जिसमें सिर्फ सॉइल क्वालिटी पता करने की, कहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है। एक सर्वे हुआ किसके लिए, फौना पता करने के लिए, फौना मतलब कि कैसे जानवर रहते हैं, जिसको हम लोग जूलॉजिकल सर्वे कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग सर्वे होते थे। बट एक सर्वे होता तो जो लोगों के बारे में पता करने के लिए होता था, जिसको हम लोग हिंदी में, मैं सिंपल बताता हूँ, जनगणना आपने सुना होगा। कितने लोग देश में हैं, वो देश में कितने लोग हैं, तो कितने नौकरी वाले लोग हैं, कितने किसान हैं, कितने लोग किस जात के हैं, मतलब किस रिलीजियन के हैं, कौन से कास्ट के हैं, ये सारी चीज़ें पता किसमें की जाती हैं, सेंसस में की जाती हैं। और ये सेंसस एवरी 10 ईयर होता है। 2011 में सेंसस लास्ट टाइम हमारे देश में हुआ था, 2021 में दोबारा होना था, बट क्योंकि इस साल कोरोना था इसकी वजह से ये नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि जो सर्वे होगा, जो सेंसस होगा वो 2031 में होगा। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, सेंसस के बारे में थोड़ा सी बता दिया। तो ब्रिटिश सरकार भी सेंसस कराती थी, जनगणना कराती थी। जनगणना मतलब लोगों को काउंट किया जाता था, कितने लोग क्या करते हैं, ठीक है। आगे, दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ कास्ट, लोगों की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन मतलब कौन सा काम करते हैं वो लोग, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, उनका जेंडर क्या है, उनका एज क्या है, ऑफ ऑल द पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। व्हाट रिकॉर्ड डू नॉट टेल, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या रिकॉर्ड हम लोग को नहीं बता पाता है, ठीक है। द रिकॉर्ड, the official record tell mostly about the thought and activity of government official, but the feeling and motivation of general public are seldom shown by this record। मतलब इस रिकॉर्ड में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनके थॉट, उनकी एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, कैसा सर्वे करते हैं, ये सारी चीज़ें तो दिखा दिया। बट जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो कैसा सोचती है, उसका क्या मोटिवेशन है, ये चीज़ें, ये रिकॉर्ड हम लोग को नहीं बता पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया है, एक पुलिस स्ट्राइक इन ब्रिटिश रूल, एक मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान में पुलिस स्ट्राइक हुई थी, इसके बारे में आप लोग पढ़ना। ये हिंदुस्तान टाइम में छपा था, डेट यहाँ पे दी हुई है 22 मार्च 1946। ये आपके चैप्टर से उतना रेलेवेंट नहीं है, मतलब एक तरह से आप रीड करके समझ सकते हो कि उस समय कैसे न्यूज़पेपर में चीज़ें निकलती थी, उसमें क्या क्या होता था। तो शॉर्ट रीड है, खुद से रीड करना, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने इतना कुछ बताया है, अब आप ये समझ लोगे। ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये बस आपको ये दिखाने के लिए दिया गया है कि उस समय न्यूज़पेपर में कैसे आर्टिकल्स निकलते थे, उसमें क्या चीज़ें होती थी, ठीक है। Now moving to the next topic, there are plenty of other written sources from which we can know about general public। मतलब जनरल पब्लिक, आम जनता के बारे में जानने के लिए plenty of other written sources हैं, और भी सोर्सेस हैं। कहाँ से पता करता है, डायरीज ऑफ पीपल, मान लो किसी ने डायरी लिखा। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम, कोई मतलब श्रद्धालु था जो यहाँ पे घूमने आया था, तो मंदिर के आसपास के एरिया में कैसा होता है उसने उस बारे में लिख दिया। कोई ट्रैवलर आया तो जिस जगह पे वो घूमा वहाँ के लोगों के बारे में कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ये करते हैं, इनको ये पसंद है, ये सारी चीज़ें उसने लिख दी, तो पता चल गया। ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट लोगों की हो गई, उससे हमें पता चलता है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे ही प्रिंटिंग फैला तो न्यूज़पेपर आ गए, तो न्यूज़पेपर तो ये ना लिखते हैं कि इस जगह पे क्या क्या हुआ, तो हर जगह यहाँ पे चोरी हुई, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ के लोग ये किए, यहाँ के लोग ने ये किया, तो सब लोगों के बारे में जो होता है न्यूज़पेपर से भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग को मिल जाती है। 1718 में बंगाल गैजेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ठीक है। 1780 में बंगाल गैजेट, ए वीकली कमर्शियल मैगजीन वाज आल्सो प्रिंटेड। ये ना फर्स्ट प्रिंटेड पेपर ऑफ इंडिया था बंगाल गैजेट। द यूरोपियंस डिस्कवर्ड न्यू जोग्राफिकल लैंड एंड मेड एक्यूरेट मैप, मतलब वो नए नए लैंड खोजते थे और एक्यूरेट बढ़िया सा मैप बनाते थे।
द इलिटरेट ट्राइबल एंड पीजेंट एंड द लेबर ऑफ द माइंस, मतलब जो इलिटरेट कम पढ़े हुए ट्राइबल हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो पीजेंट है, पीजेंट मतलब स्मॉल फार्मर, जो लेबर है कहाँ काम करने वाले, माइंस, माइंस मतलब वो खदान में काम करने वाले, और पुअर ऑन द स्ट्रीट हैड देयर ओल मतलब हैड देयर ओरल फैमिली ट्रेडिशंस और फोरक्लोर, दीज आर ऑल्सो रिसोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री। वाओ, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, हम चैप्टर के एंड की तरफ है अब ये लास्ट जो टॉपिक है, ये तो आप लोग सिंपल भाषा समझ ही गए होंगे कि कैसे हम लोग आम जनता के बारे में पता कर सकते हैं। अब जो ये लास्ट ये आपको ग्रीन बॉक्स में चीज़ें दी हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जिस समय हम लोग ये पढ़ रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री, उस समय दूसरी दुनिया में, मतलब दूसरी दुनिया इन द सेंस दूसरे कंट्रीज़ में, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा था, आइए समझते हैं। द यूरोपियन सेटलर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम ब्रिटेन हैड सेटल्ड इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब जो यूरोपियन सेटलर थे, यूरोप के सेटलर्स थे, कहाँ के, मेनली ब्रिटेन के, ठीक है, वो कहाँ पे सेटल होने लगे थे, अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। जब अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो आप मोस्टली समझो नॉर्थ साउथ अमेरिका, ठीक है। देयर वर 13 कॉलोनीज ऑफ सेटलर्स मोस्टली ऑन द एटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखे हो, रुको मैं ओपन कर ही ले रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वर्ल्ड मैप आपको दिखा दे रहा हूँ। जस्ट सी, ये जो वर्ल्ड मैप है थोड़ा क्लियर नहीं है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी सी फॉर वन क्लियर मैप। चलो ये देखो, तो जब यूरोप, ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप इस साइड में है, जो मैं ये मूव कर रहा हूँ, ये यूरोप है। तो जब यूरोप से लोग आएंगे तो पहले ये जो अमेरिका दिख रहा है आपको, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। कैसे मैं मार्क करूँ, लेट मी सी, ओके, तो ये वाला पीरियड है, ठीक, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ठीक। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है, और सॉरी इतना एशिया, और ये आपका यूरोप है, ठीक है। और याद रखना जो ये ग्रीनलैंड है, ये भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही काउंट होता है। जब यूरोप से लोग निकलें, सेलर्स निकलें, तो वो पहले कहाँ जाएंगे, इधर आएंगे, मतलब ये हो गया आपका, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है, मतलब अमेरिका के कौन से कोस्ट पे आएंगे वो लोग, ईस्ट वाले कोस्ट पे आएंगे। वेस्ट वाला कोस्ट में तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये दूर पड़ जाएगा, तो सबसे पहले जब वो लोग आएँ तो सबसे पहले वेस्टर्न साइड में ही आते हैं, ठीक है, ये याद रखना, यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा था ना। हम लोग बुक में दोबारा रिटर्न कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी, ओके। तो अपन ने क्या पढ़ा कि 13 कॉलोनीज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उनका रूल है, वो सेटल कहाँ पे हुआ था, मोस्टली एटलांटिक सी कोस्ट। एटलांटिक सी मतलब जो मैंने वेस्ट कोस्ट बताया, मतलब ईस्ट कोस्ट बताया ना, कि जिस साइड में वो लोग आए थे उस उल्टे साइड नहीं जा पाए थे, तो उसी साइड को क्या कहा जाता है, एटलांटिक सी कोस्ट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कोस्ट है, कोस्ट मतलब नदी, समुद्र के किनारे वाला रीजन, ठीक है, समुद्र के पास वाला लैंड, वो एटलांटिक सी के मतलब अराउंड है, इसीलिए इसको एटलांटिक सी कोस्ट कहा गया। दे वर रूल्ड बाय ब्रिटेन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, मतलब ब्रिटेन के लोग इन पे रूल करते थे। द कोलोनिस्ट रिएक्टेड टू टैक्सेस एंड टाइटनिंग ऑफ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कोलोनिस्ट थे वो रिएक्ट करते थे टैक्सेस पे। इन अक्टूबर 1781 द अमेरिकन कॉलोनीज डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी। ये आप एकदम इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना कि ब्रिटिश ने कई सालों तक अमेरिका को अपनी कॉलोनी मतलब अपना अंडर में रखा था, बट अक्टूबर 1781 में अमेरिका के जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने डिफीट किया ब्रिटिश आर्मी को। अमेरिका कॉलोनिस्ट मतलब अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने डिफीट कर दिया किसको, ब्रिटिश आर्मी को, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद है, जब मैं अमेरिका के लोग बोलता हूँ तो डोंट थिंक दैट नेटिव अमेरिका, मतलब ऐसे लोग जो सदियों से अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूरोप की ही पॉपुलेशन है, ये हमेशा याद रखना। यूरोप के लोग ही मेनली अमेरिका जाके उसे, जो वहाँ के मतलब नेटिव लोग हैं, वो जो इनको हम लोग रेड इंडियन कहते हैं, वो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के मतलब बहुत फेमस पर्सनैलिटी हुए, वॉज द कमांडर ऑफ द कॉलोनिस्ट। जो अमेरिका के कॉलोनिस्ट है ना, उनके हेड कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। जैसे हमारे हेड एक तरह से महात्मा गांधी जी कहा जाता है, बाय द वे रोल तो कई सारे लोगों का था, बट एक तरह से महात्मा गांधी फ्रंट लाइन में कहा जाता है, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो वैसे उनके लिए जॉर्ज वॉशिंगटन थे कमांडर। इन 1783 इंग्लैंड रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज। और जैसे 1781 में इन्होंने हराया ब्रिटिश आर्मी को अमेरिका वालों ने, और 1783 मतलब 2 साल बाद इन्होंने मान भी लिया, ठीक है चलिए आज से आप क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं।
द कोलोनिस्ट अडॉप्टेड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। ये वर्ड आप लोग एकदम से याद रखना, जो मैंने बताया ना रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरह का टाइप है। इसको मैं कभी क्लास में कवर करूँगा, क्योंकि इसको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। एंड नेम्ड द न्यू रिपब्लिक एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो अपना नया रिपब्लिक, नया कंट्री एक तरह से उन्होंने बनाया, उस कंट्री का क्या नाम रखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आज हम लोग USA नाम से जानते हैं, जिसको अमेरिका बोलते हैं अपन, ठीक है। ओनली 6 ईयर आफ्टर द अमेरिका बिकेम ए रिपब्लिक, मतलब अमेरिका के रिपब्लिक बनने के, एक रिपब्लिक इन द सेंस अभी समझो एक कंट्री बनने के 6 साल बाद अ रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में क्या होता है, रेवोल्यूशन, मतलब 1783, सॉरी इससे तो दिखेगा नहीं, 1783 में अमेरिका मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। ब्रिटिश ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है आज से आप आज़ाद हैं। इसी के 6 साल बाद 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 9th का चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ोगे, पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। प्लस मैंने क्लास में भी इसके बारे में बताया हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कई सारे आइडियाज़ आए थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लास। उस समय की फ्रेंच सोसाइटी कितने क्लास में डिवाइडेड थी, 3 क्लास में। क्लर्जी मतलब जैसे हमारे में प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट को हम लोग पंडित कहते हैं ना, PRIEST, प्रीस्ट मतलब पंडित। तो उस वहाँ के जो चर्च में वो लोग काम करते हैं, जो चर्च के पंडित टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्लर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लर्जी। और क्लर्जी मतलब चर्च के ऑफिशियल, चर्च में काम करने वाले लोग। प्लस नोबिलिटी होता था, जैसे 3 क्लास है, जैसे हमारी सोसाइटी में 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे वहाँ के कितने क्लास थे, 3 क्लास था। एक था क्लर्जी, दूसरा है नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जैसे हमारे में क्षत्रिय होते हैं वैसे उनमें नोबिलिटी होते हैं। और थर्ड जो क्लास था वो है कॉमनर। कॉमनर मतलब आम आदमी, कॉमन लोग, कॉमन पीपल, ठीक है, जिसमें पीजेंट आता है मतलब छोटे किसान। आर्टिसन मतलब जो आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं, जो गमला बनाते हैं, ये सारे लोग। मर्चेंट जो व्यापारी हो गए, टीचर, ये सारे किस में आते हैं, कॉमन पीपल में आते हैं। तो जो कॉमन पीपल थे ना, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, नो राइट ऑफ देयर ओन। और वो किस में जीते थे, मिस्री। मिस्री मतलब होता है दुख, सैडनेस, ठीक है, मिस्री मतलब दुख। तो मिस्री एकदम दुख में वो लोग रहते थे, उनके पास कोई हक नहीं था। इसीलिए जुलाई 1789 में जो कॉमन लोग थे, इन्होंने रिवॉल्ट किया, इन्होंने विद्रोह किया, और इन्होंने दे फोर्स्ड ओपन द बेस्टाइल प्रिजन। बेस्टाइल प्रिजन याद रखना, प्रिजन मतलब होता है जेल, ठीक है। तो एक बहुत फेमस जेल थी वहाँ फ्रांस में, जिसका नाम था बेस्टाइल। उसी जेल में जो लोग विद्रोह करते थे सरकार के खिलाफ, उनको पकड़ के इसी जेल में डाल दिया जाता था। तो क्या होता है, जुलाई 1789 में जब लोगों ने विद्रोह किया, तो मतलब उन्होंने एकदम दबा के लोगों को ऐसा मतलब तरह से विद्रोह किया कि जो बेस्टाइल का जेल था इसको ही ओपन कर दिया, इसको पूरा तोड़ ओड़ दिया था इन्होंने। और जो लोग थे इनको छुड़ा के लाए थे, ठीक है। और जो ये बेस्टाइल का जेल था, ये सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी था उस समय, मतलब कि रूल ऑफ किंग है, इसका एक सिंबल था बेस्टाइल का प्रिजन। तो जब इन्होंने बेस्टाइल तोड़ा, इसका मतलब इन्होंने सिंबॉलिकली इन्होंने एक संदेश दिया, देखो मैंने बेस्टाइल का प्रिजन तोड़ दिया, इसका मतलब समझो तुम्हारी जो सरकार है, तुम्हारी जो सत्ता है, इसको मैं जल्दी ही तोड़ने वाला हूँ। ऐसा जनता ने एक तरह का मैसेज दिया। When thousands of men and women marched in protest and set the prisoners free, जो प्रिजनर्स थे, जेल में बंद हुए लोग थे, उनको फ्री, उनको आज़ाद कर दिया लोगों ने, ठीक है। द न्यू नेशनल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो नेशनल असेंबली मतलब जब ये हुआ, विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद एक नई नेशनल असेंबली बनी, लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया जिसमें लोग आएंगे, ठीक है। उस नेशनल असेंबली ने एक राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन नाम का एक डिक्लेरेशन साइन किया, एक तरह का अडॉप्ट किया, ठीक है। इसमें क्या था, जो मैन है, याद रखना यहाँ बात मैन की हो रही है, वुमेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये थोड़ी दुख की बात है बट ये सच्चाई है। उस समय जब ये ना अधिकार दिए जा रहे थे लोगों को, राइट मतलब अधिकार दिए जा रहे थे, तो उस समय सिर्फ मैन को अधिकार दिए गए थे, क्योंकि लोग बोलते थे सिटीजन मतलब मैन, नागरिक मतलब मैन। वुमेन को काफ़ी नीचा दर्जा दिया जाता था, ठीक है। इनको नहीं समझा जाता था कि इनको भी किसी हक की ज़रूरत है, इनको भी किसी अधिकार की ज़रूरत है। उस समय लोग ये नहीं मानते थे। तो जब फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जब आम जनता को अधिकार मिले, तो आम जनता में भी सिर्फ मेल पीपल, जो मैन थे, उन्हीं को ये अधिकार मिले, ठीक है। और जो ये अधिकार मिले उसमें लिबर्टी था, लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये हमेशा याद रखना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट की वजह से ही यूरोप के अलग अलग जगहों में, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लोगों ने बोला जब वहाँ के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी जो अपने किंग्स हैं, जो हमें इतने सालों से दबा के रखा है, उन्होंने हमें सब्जुगेट करके रखा है, हमारे राइट्स नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, तो हम भी इसके लिए फ़ाइट करते हैं। तो लोगों ने इसके लिए फ़ाइट किया अपने राइट्स के लिए। मतलब ये कह सकते हो एक तरह से एक कैटलिस्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कैटलिस्ट था, जिसकी वजह से वर्ल्ड में अलग अलग रेवोल्यूशंस हुए। सो इन दिस वे वी एंड दिस चैप्टर। काफ़ी
सिंपल भी कह सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल भी था प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। कई सारे पॉइंटर्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। बाय द वे मैं कुछ हाईलाइट नहीं भी कर पाया हूँ, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग खुद से हाईलाइट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बार बार इतनी बड़े चैप्टर को रीड नहीं कर पाओगे, तो एक बार अच्छे से समझ लो। कोशिश करना वीडियो को 2 बार देखना जिससे और अच्छे समझ में आए, और अपने नोट्स बना लेना। और नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं याद है सिर्फ उतना ही नोट में लिखना। तो जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप नोट्स देख लोगे और नोट्स से सारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। प्लस जो ये आपको की वर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें न्यू वर्ड जो नए नए वर्ड है उसका मीनिंग दिया हुआ है, इसको भी अपने कॉपी में याद करना और लिखना भी। ठीक है, कॉपी में लिख लेना फिर याद करना। और जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है, HW ये बुक एक्सरसाइजेज जितने भी हैं ये आप करके आना। कोई नहीं आएगा तो क्लास में मुझसे पूछना या फिर कमेंट में ही लिख देना, सर मुझको ये नहीं आया, भैया मुझको ये नहीं आया, मेरे को बता दो। तो मैं वो कमेंट में ही आंसर कर दूंगा या फिर क्लास में आंसर कर दूंगा। प्लस जो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, प्लीज़ ट्राई टू डू इट बाय योर ओन। खुद से कोशिश करना आंसर ढूंढने का, ट्राई करना कि देखते हैं बुक में आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। फिर कोशिश करना कि क्या मैं खुद से आंसर लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। ट्राई ज़रूर करना, नहीं आए वो अलग बात है, मैं तो प्रोवाइड करूँगा, मैं इसके आंसर्स आपको दूंगा, वो आप देख के तो लिख ही सकते हो, बट पहले खुद से ट्राई करना ही करने का। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। थैंक यू कि आप इतने टाइम तक इस चैप्टर को मतलब आपने पूरा कंप्लीट किया। जो बच्चा इस चैप्टर को लास्ट तक देखा उसको मेरा सल्यूट। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू विल स्कोर गुड इन अपकमिंग एग्जाम्स और इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लिए होगे। और मैं ये भी होप करता हूँ कि आप इसको समझ गए होगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में लिख सकते हो, क्लास में आके पूछ सकते हो। आई एम फ्री टू आंसर, आई एम हैप्पी टू आंसर। ओके देन, गुड बाय, सी यू सून।